हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो कंप्यूटेशन के लिए लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैं जो कंसेप्ट डिस्कस करूँगा वो सभी महत्वपूर्ण है। काफ़ी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो पहले हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि लाप्लास इक्वेशंस जो है पॉइसन से कैसे बनती है, और पॉइसन इक्वेशंस के बाद जब लाप्लास इक्वेशंस पर पहुँच जाते हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में किस तरीक़ा से मैथमेटिक्स को यूज करके सोल्यूशन देते हैं। तो जो हमारी लाप्लासियन इक्वेशंस है वो पॉइसन से बनती है। पॉइसन इक्वेशंस को जो जब हम लिखते हैं तो उसे लिखते हैं डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ वी हमारा पोटेंशियल है, रो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। तो सदा याद रखें पॉइसन इक्वेशन को। फायदा इससे होता है कि अगर हमें वी देता है, रो कैलकुलेट कराता है, तो यहाँ से वी कैलकुलेट, अगर हमें है वी पता है तो रो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके साथ में क्या है कि अगर चार्ज फ्री रीजन है, चार्ज नहीं है, जहाँ जिस क्षेत्र में हम वी कैलकुलेट करना चाहते हैं, चार्ज फ्री रीजन कहते हैं इसे, रो बराबर जीरो को। तो अगर चार्ज फ्री रीजन है तो इसके अंदर डेल स्क्वायर वी की जो वैल्यू है वो हमारी जीरो हो जाती है। इस इक्वेशंस को हम जो कहते हैं वो कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। उसके साथ क्या करें कि जो हमारा डेल स्क्वायर ऑपरेटर है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, पहले उसकी वैल्यू लिख दें। सदा याद रखें कि फिजिक्स के अच्छे विद्यार्थी जो भी हैं, इवन दो लोग प्रोफेसर्स भी हैं, उन्हें भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में सदा याद रहना चाहिए डेल स्क्वायर ऑपरेटर। तो डेल स्क्वायर ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है हमारी, वो रहती है 1/r² डेल ओवर डेल r r² डेल v अपॉन डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल v अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल फाई स्क्वायर बराबर जीरो। इस इक्वेशंस को ऑलवेज अपने माइंड में रखेंगे, और इसका लगातार यूज होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम इसे यूज करते हैं हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करने के लिए, वहाँ भी डेल स्क्वायर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ ये भी याद रखें कि कार्टेशियन से जब हम पोलर में जाते हैं तो एक्स की वैल्यू को हम लिखते हैं r साइन थीटा कॉस फाई, वाई को जो हम लिखते हैं y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, और z को हम लिखते हैं r कॉस थीटा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परमानेंट मेमोरी में सेट रखनी है, सदा ही महत्वपूर्ण होती हैं ये सब चीज़ें, और कभी भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें ये रिजल्ट्स जो है वो रिमेंबर भी रखने हैं, महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं। उसके साथ है क्या कि यहाँ प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आती हैं ज़्यादातर, उसमें आती हैं कि वी जो फंक्शन होता है वो हमारा वी फंक्शन इन जनरल केसेज में जहाँ आर और थीटा का है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जहाँ पोटेंशियल आर पे और थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर वी इंडिपेंडेंट अपॉन फाई होता है, थीटा और फाई पर निर्भर नहीं कर रहा, तो हम सिंपली जो लेके चलते हैं वी इंडिपेंडेंट अपॉन फाई में, उस समय पे डेल वी अपॉन डेल फाई की वैल्यू को जीरो कर देते हैं। तो वी फाई का अगर फंक्शन नहीं है तो डेल वी अपॉन डेल फाई हमारा जीरो होगा, और जब ये जीरो होगा तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल फाई स्क्वायर भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जीरो है तो इसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा। तो इस केस में अगर हम ये कंडीशंस लगा देते हैं, वी जब फंक्शन आर थीटा का है तो ये वाली जो टर्म है दिस वन, ये जीरो हो जाती है, और जो ये इक्वेशंस है वो हमारी बन जाती है 1/r² डेल ओवर डेल r² डेल वी अपॉन डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू जीरो। ये हमारा रिजल्ट आ जाता है।
केवल हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये पॉइजन इक्वेशन लिखी है और फिर पॉइजन के बाद इसे पॉइजन इक्वेशन को लाप्लास में बदला है, लाप्लास को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज किया है इन कोऑर्डिनेटों को यूज करते हुए दिस वन। क्योंकि अगर कार्टेशियन में इसको लिखना चाहेंगे तो कार्टेशियन में इसकी जो वैल्यू है वो होती है हमारी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम कार्टेशियन इक्वेशंस में लिखना चाहते हैं तो कार्टेशियन इक्वेशंस में जो हमारी लाप्लासियन इक्वेशन है वो ये होती है, लाप्लासियन इक्वेशन एल इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। चार्ज फ्री रीजन के अंदर। तो हमारे लिए देखो महत्वपूर्ण क्या है, कैसे हमारी फिजिक्स डेवलप होती है कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। ये होता है हमारा माइनस ग्रेडियंट वी। और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाते हैं गॉस लॉ की पे, तो वहां पे हम लिखते हैं डाइवर्जेंस ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर दोनों चीज़ों को हम एक साथ लेके चलें और ई की जगह पे माइनस ग्रेडियंट वी रखते हैं तो तुरंत से इक्वेशंस हमारे पास में जो इक्वेशंस है पॉइजन इक्वेशंस बन जाती है, डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास में 3 क्वेश्चन तो ही डेवलप हो जाते हैं अगर हम फिजिक्स के तौर पे जाएं। तो यहाँ पे अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में वी एक्स वाई जेड का फंक्शन है रो पूछता है तो इस इक्वेशन को यूज करें और सीधी कैलकुलेट कर लें। उसके अलावा अगर इसी में हमारे पास में रो फंक्शन आर थीटा जेड का है तो इस वाले ऑपरेटर को यूज करें और बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दें अगर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ से रो कैलकुलेट कर लें और साथ साथ मैंने सिलेंड्रिकल का भी कोऑर्डिनेट का भी एक्सप्रेशंस जो है पहले ही बता दिया है तो उसे भी याद रखें, उसका भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। वो हमारा होता है डेल स्क्वायर ऑपरेटर 1 अपॉन आर डेल ओवर डेल आर और ब्रैकेट में आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो सदा इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को और हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट में ये सदा याद रखें डेल स्क्वायर की वैल्यू, ये रिमेंबर भी रखना है। साथ साथ ये भी याद रखना है कि अगर सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा और जेड कोऑर्डिनेट को जेड लेते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको बेसिक में सदा पता ही होनी चाहिए। इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ भी कई बार डिस्कस होती हैं, तो सदा याद रखें। कैलकुलेट करना भी सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कैलकुलेट करना भी नहीं आता तो रिजल्ट याद रखें, क्योंकि कंपटीशंस में आपको एप्लीकेशंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, डेरिवेशन शायद कम ही पूछेंगे। केवल जो लोग IAS मेंस लिखते हैं या PCS के मेंस एग्जाम लिखते हैं या IFS का एग्जाम लिख रहे होते हैं उन्हें डेरिवेशनों की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा डेरिवेशन पोर्शन पर भी काम करके चलें। मैं कभी आगे की सीरीजों में इनके डेरिवेशन भी करा दूंगा। तो ये हमारे पास में वी फंक्शन आ गया और ये पूरी इक्वेशंस वी जो है वो आर और थीटा में है। तो ये इक्वेशंस किसका फंक्शन है, जहाँ वी हमारा केवल फंक्शन है आर और थीटा का। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करें बच्चों, इस पूरी इक्वेशंस को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशंस यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन को पूरी को लिख दें, ये हमारा आ जाएगा डेल ओवर डेल आर और ये आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस देखें क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। अगर इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो ये हमें पता चल रहा है कि जो v है वो फंक्शन आर और थीटा का है। तो फिर क्या करें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक यूज करें। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करते हैं कि v को फंक्शन मान लेते हैं दो फंक्शनों का। एक फंक्शन मान लेते हैं r का जो रेडियल फंक्शन है और एक h फंक्शन जो हमारा थीटा का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स के लिए हम क्या करें, v को लिख दें कैपिटल R जो स्मॉल r का फंक्शन होना है और h जो फंक्शन थीटा का होना है। और इन दोनों वैल्यू जो हमारे पास v की वैल्यू है ये, उसमें इसको फिर डेल वी अपॉन डेल आर कैलकुलेट कर लें। यहाँ से डेल वी अपॉन डेल आर जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी डेल आर अपॉन डेल स्मॉल आर, और ये आ जाएगा हमारा एच थीटा, क्योंकि फंक्शन केवल थीटा का है, आर का नहीं है। केवल ये आर का फंक्शन था तो यहाँ आर आ गया। उसके बाद डेल वी अपॉन डेल थीटा को भी ऐसे ही लिख लें। तो डेल वी अपॉन डेल थीटा हमारा हो जाएगा आर रेडियल फंक्शन, और ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एच को थीटा के रेस्पेक्ट। इसको कुछ इक्वेशन नंबर दे दें। इसको इक्वेशन 1 माने लेता हूँ, इसको 2 माने लेता हूँ, सॉल्यूशन जो हमने मान रखा है। थर्ड इसको माने लेता हूँ, और फोर्थ इसको माने लेता हूँ। इनको इक्वेशन नंबरिंग दे दें 1 2 3 4। उसके बाद क्या करें, ये जो वैल्यूज हैं इन्हें इसमें पुट कर दें। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एच फंक्शन, जो फंक्शन थीटा का है, अपॉन यहाँ से आ जाएगा डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर, डेल आर अपॉन डेल स्मॉल आर, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, और डेल वी अपॉन डेल थीटा वो यहाँ से लिख दें। तो यहाँ पे हमारा आर आ जाएगा एक, और ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से साइन थीटा, डेल एच अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। क्या किया है, केवल मैंने वैल्यू पुट कर दी है। डेल वी अपॉन डेल आर की दिस वन वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दी है। यहाँ ये फंक्शन एच आर का फंक्शन नहीं है तो बाहर आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से, और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी है कैपिटल आर और डेल एच अपॉन डेल थीटा इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो जाएगी। यहाँ पे क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को आर एच से डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को। ऐसा हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स हम इसमें यूज करेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या, थीटा को अलग कर लेंगे और रेडियल फंक्शन को अलग कर लेंगे, और उसके बाद उनके दोनों के सोल्यूशन लिख देंगे। ये हमारा एस से एच कैंसिल हो गया, आर से है आर कैंसिल हो गया, तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई 1 अपॉन आर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल स्मॉल आर, प्लस 1 अपॉन एच डेल ओवर डेल थीटा, साइन थीटा भी आएगा है दिस वन, और ये आ जाएगा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 अपॉन एच साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हैं कि रेडियल पार्ट अलग हो गया है और दिस पार्ट हमारा अलग हो गया है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरी वैल्यूज को हम L इंटू एल प्लस 1 मान लेंगे, और इस पूरी की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस एल प्लस 1। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को L इंटू एल प्लस 1 मानते हैं तो इस वैल्यू को पूरी को हमें क्या मानना पड़ेगा, माइनस एल इंटू एल प्लस 1, जिससे ये दोनों जुड़ के 0 बना दें। इसे हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब हमें रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन सीधा मिल जाएगा एल के टर्म्स में। यहाँ पे एच का सॉल्यूशन भी हमारा एल के टर्म्स में मिल जाएगा। ये इसलिए हमने ऐसा किया है। जैसे हम ऐसा करते हैं तो देखें हमारी इक्वेशंस क्या बन के आ जाती है। ये इक्वेशंस यहाँ से बनेगी हमारी डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल स्मॉल आर इक्वल टू एल प्लस 1 इंटू आर। इसको हमने पूरे को क्या मान लिया है, L इंटू एल प्लस 1, और यहां से हमारा क्या बन गया बच्चों, वो भी लिख दो 1 अपॉन एच साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस एल प्लस 1। इस एच को इधर ले आओ, दिस
तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई और एक H में हमारी इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन का अलग सॉल्यूशन लिख देंगे, इसका अलग इक्वेशन लिख लेंगे। इसका जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, देखें कुछ बोर्ड पे से अगर कुछ मेंशन, कोई स्टेप ऐसा जो समझ नहीं आया हो मुझे बताएं, मैं थोड़ा स्पेस बनाने के लिए इसे खाली करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमारा और आगे तक जाएगा। देखें क्रम अगर आपकी समझ में आ गया है, मैं एक बार आपको समझाने के प्रोस्पेक्ट्स में फिर से समझा देता हूँ। ये हमारी थी पॉइसन इक्वेशन, रो को जीरो किया चार्ज फ्री रीजन में, ये इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन बन गई। जैसे ही लाप्लास इक्वेशन बनी तो इसको हमने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर लिया। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करने के बाद में v को फाई से इंडिपेंडेंट माना, तो ये वाली टर्म जीरो हो गई। इस वाली इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना रह गया। हमने फंक्शन मान लिया v r और थीटा का है, तभी ये वैल्यू जीरो होगी। इसके लिए डेल वी अपॉन डेल फाई और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल फाई स्क्वायर को जीरो लिया, ये टर्म जीरो हो गई। उसके बाद जो इक्वेशन है, इसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें पता ही होना चाहिए, x की वैल्यू r साइन थीटा कॉस फाई, y इजकल टू r साइन थीटा साइन फाई और z इजकल टू r कॉस थीटा। ये चीज़ें इसमें यूज की गई हैं। तो ये हमारे पास में उसके बाद जो इक्वेशंस है उसमें पूरी इक्वेशंस को ले लें। जो भी इक्वेशंस है, ये टर्म जीरो हो जाएगी तो ये टर्म बचेगी। जैसे ये टर्म बचेगी तो इसमें पूरी में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इक्वेशंस मिलकर हमें आती है वो ये इक्वेशंस मिलेगी, जो हमारी होगी डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू जीरो। इसको v को सेपरेट करने के लिए रेडियल में और थीटा पोर्शन में v को फंक्शन मान लेते हैं कैपिटल R का, जो कैपिटल R है वो स्मॉल r का फंक्शन है, h का जो फंक्शन थीटा का है। उसके बाद डेल वी अपॉन डेल आर ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ चाहिए हमें, और डेल वी अपॉन डेल थीटा ले लेते हैं जो हमें यहाँ चाहिए। इसमें पुट कर देते हैं, जो भी हमारी इक्वेशंस बन के आती है उसे r और s से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। जैसे ही r और s से डिवाइड करते हैं तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में एक फंक्शन हमारा जो हमें ऑब्टेन हो जाता है वो रेडियल, और एक हमें थीटा का। अब हमारा जो रेडियल है वो इक्वेशन ये बन गई और थीटा के लिए ये इक्वेशन बन गई। इसका सॉल्यूशन अलग ले लेंगे और इसका सॉल्यूशन अलग ले लेंगे। इन दोनों सॉल्यूशनों को इसमें पुट कर देंगे और भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा इसमें पैटर्न है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप स्टेपों को समझ लें एक बार तो बहुत आसानी से इसे टाइप कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सब डेरिवेशन इस चीज़ को कर लें, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशंस जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मैं 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कंपटीशंस में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक देखें, कोई अगर दिक्कत है तो मुझे बताएं। काफ़ी अप्लाइड क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। और इससे अगला जो टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। हमारा मिरर चार्ज बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चंस की संभावना रहती है, जहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन पोर्शनों से। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई हैं दो हमारे पास, इनके हमें सॉल्यूशंस लिखने हैं। एक ये इक्वेशंस है, साथ साथ v हमें पता है कि जो v हमारे पास है वो r का फंक्शन है, रेडियल फंक्शन, और साथ साथ हमें ये पता है कि ये h फंक्शन है थीटा का। तो v जो हमने लिखा है वो रेडियल फंक्शन, और h फंक्शन लिखा है, रेडियल फंक्शन स्मॉल r का फंक्शन है, और h फंक्शन जो है वो थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ तक हम समझें। उसके बाद अब इक्वेशंस को हमें जो बढ़ाना है वो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना होगा इस इक्वेशन का। तो ये हमारी इक्वेशंस क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है r रेडियल, वो हमारा होता है समेशन l al r की पावर l प्लस bl अपॉन r की पावर l प्लस 1। इसका सॉल्यूशन होता है।
ये सॉल्यूशंस हम देख सकते हैं। अगर इससे सेटिस्फाई कराना चाहते हैं इस इक्वेशन को, तो आप देख सकते हैं कि इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो केवल तभी मान्य होता है जब वो उस जो इक्वेशंस है उसको सेटिस्फाई भी करता हो। तो आप रख के देख सकते हैं इसकी वैल्यू को और देख सकते हैं कि ये हमारी इस इक्वेशन को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इसे देखने के लिए हम क्या करें कि ये हमारे पास डेल आर अपॉन डेल स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करें। क्या आएगा? अगर इस इक्वेशंस को हम और थोड़ा सा आगे तक लिखना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों। इसको लिख सकते हैं हम 2r डेल आर अपॉन डेल स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल आर स्क्वायर इक्वल टू एल एल प्लस 1 इंटू आर। तो देखो हमें ये इक्वेशन इस सॉल्यूशन को ओबे करती है या नहीं करती, उसके लिए दो कोफिशिएंट चाहिए। एक बार डेल आर अपॉन डेल स्मॉल आर का और एक बार इसके सेकंड डेरिवेटिव का। इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ पुट करके देखें और देखें इसको ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें पहला जो सॉल्यूशन है उसमें जब जाएंगे तो समेशन एल, ये हमारी इक्वेशंस ए एल आ गई, ये हमारा बन जाएगा एल आर की पावर एल माइनस 1 प्लस बी एल, और इसे इस फॉर्म में लिख लें डेल ओवर डेल आर आर की पावर माइनस एल प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों? ये आ गई समेशन एल ए एल आर की पावर एल माइनस 1 प्लस बी एल, ये कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस एल माइनस 1 और आर की पावर माइनस एल माइनस 2, ये आ जाएगा। तो चाहे हम इसे क्या करें, इस माइनस साइन को यहाँ लाने के लिए यहाँ माइनस कर लें और इसको प्लस कर दें। ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है यहाँ इधर, और सेकंड डेरिवेटिव अब निकालो। डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल आर स्क्वायर इक्वल टू, देखें एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करें, समेशन एल ए एल माइनस 1 एल आर की पावर एल माइनस 2 माइनस बी एल प्लस 1, और ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? एल प्लस 2, और माइनस आया एक तो ये प्लस हो जाएगा, और आर की पावर माइनस एल माइनस 3। अब इसमें पुट कर दो ये वैल्यू, ये इसमें और इसमें, तो यहाँ आर स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी आर स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी करेंगे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? समेशन एल ए एल माइनस 1 आर की पावर एल प्लस बी एल प्लस 1 एल प्लस 2, और ये आ गया आर की पावर माइनस एल माइनस 1। अब ये निकाल लो यहाँ क्या चाहिए वो भी देखो, 2r डेल आर अपॉन आर, वो यहाँ पुट कर दो, समेशन एल 2 एल आर की पावर एल प्लस, यहाँ इसमें भी पुट करो, ये माइनस में आएगा, माइनस 2r बी एल प्लस 1 और आर की पावर माइनस एल माइनस 1। कुछ और रह गया? ये आर, ये तो आर था पहले, ये 2r ये वाला मल्टीप्लाई किया था मैंने। एक बार मैं देख लेता हूं फिर से। अच्छा है, एक पावर हमने कम कर दी तो आर हटा देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस कर लें दोनों को यहाँ,
तो ये टर्म तो हमारी इधर आ गई, दिस वन, ये हमारा क्या बन गया इधर, डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर। यहां देखें यहां से क्या मिला हमें, हाँ जी, आर की पावर एल का कोफिशिएंट इक्वेट कर ले पहले, समेशन एल ए एल आर की पावर एल, यहां से देखें ए एल ये रहा, आर की पावर एल ये होगा, और यहां पर कोफिशिएंट क्या बचा हमारा, एल स्क्वायर माइनस एल प्लस 2l। देखिए यहां से एल इंटू एल माइनस 1 है यहाँ, तो ये एल स्क्वायर माइनस एल हो जाएगा, और यहां से 2l हो जाएगा, प्लस बी एल एल प्लस 1। देखें यहां से यही तो बचा, तो एल प्लस 2 माइनस 2 आर की पावर माइनस एल माइनस 1। यहां से देखो ये क्या बनना हमारा, समेशन ए एल आर की पावर एल, और यहां से देखें क्या मिल रहा है हमें, एल इंटू 2l प्लस 2l माइनस एल हो जाएगा हमारा एल, तो एल स्क्वायर प्लस एल में एल कॉमन ले लो, एल प्लस एल इंटू एल प्लस 1 आ गया है, प्लस समेशन आएगा ही बी एल, और यहां से एल एल प्लस 1 यहां से आ गया है, अपॉन आर की पावर एल प्लस 1 आ गया सॉल्यूशन। तो ये हमारा एल इंटू एल प्लस 1 कॉमन निकल गया, और बाकी ये आर आ गया। इसका मतलब हमने सॉल्यूशन सही लिया, दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ये मैंने करके दिखा दिया है कि आप इस सॉल्यूशन को क्यों माने, अदरवाइज तो ऐसा लगता कि कैसे लिख दिया ऐसे ही सॉल्यूशन। दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो है हमारी 1 अपॉन साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा माइनस प्लस हो जाएगा भी प्लस एल एल प्लस 1 इंटू एच बराबर 0। ये हमारी लीजेंडर पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, और इसका फाई का सॉल्यूशन थीटा क्या होगा, वो होगा हमारा पी एल कॉस थीटा। ये हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, लीजेंडर इक्वेशंस, और उसका सॉल्यूशन लीजेंडर इक्वेशन का क्या होता है, पी एल कॉस थीटा। एल की वैल्यू यहाँ पे रखते चले जाएं, पी एल एक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और इसमें पूरी में रख के देखें तो वो अपने आप सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे हमने इसमें देखा था उस हिसाब से इसमें भी सॉल्यूशन देख लिया जाएगा। पी एल एक्स बताएं बच्चों क्या होता है, पी एल एक्स इजकल टू 1 अपॉन 2 की पावर एल फैक्टोरियल एल डी ओवर डी एक्स की पावर एल एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एल। इस एक्सप्रेशंस को लाइफ लॉन्ग परमानेंट मेमोरी में जाके डाल दें। लगातार कॉम्पिटिटिव दुनिया में जब तक आप पार्ट हैं कॉम्पिटिशंस के, यहां से क्वेश्चंस आता रहता है। पी एल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 अपॉन 2 की पावर एल फैक्टोरियल एल टी ओवर डी एक्स की पावर एल एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एल एक्स। और दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन बच्चों, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस वाले पार्ट का वो हम यहाँ लिख चुके हैं, और इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम यहाँ लिख चुके हैं। और v क्या था, वो ये था हमारा। तो v की वैल्यू सिंपली हम लिख सकते हैं यहां से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, रेडियल पार्ट को अलग और h पार्ट को अलग। जो h पार्ट है वो थीटा का पार्ट है, तो दोनों को लिख दें। जैसे हम लिखेंगे तो v हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो v हमारा आ जाएगा, v जो फंक्शन r थीटा का है, that will be equal to समेशन l a l r की पावर l
प्लस बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल कॉस थीटा। और पी एल कॉस थीटा हमें कैसा मिलेगा, इस एक्स की जगह कॉस थीटा रखते चले जाएंगे डिफरेंट एल के लिए। पी एल फंक्शन किसका है, थीटा का, और थीटा यहां क्या है, कॉस थीटा। अभी अप्लाइड क्वेश्चन करूंगा तो मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लें एक दो पोर्शन इसका, क्वेश्चंस क्या आता है वो भी मैं आपको बता दूं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। कई बार तो ये वी आर थीटा ही पूछ लेता है सिंपल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार पूछा जाता है। तो रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन ए एल आर की पावर एल प्लस बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस 1। थीटा पार्ट का सॉल्यूशन पी एल कॉस थीटा, लीजेंडर पोलिनोमियल है। और पी एल कॉस थीटा कैसे डिफाइन होगा, इस इक्वेशन से। और इस इक्वेशन में हमें एक्स की जगह पे कॉस थीटा रखना पड़ेगा, वो यहां से यहां रख सकते हैं, वी आर थीटा हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब हमें इसमें करना क्या है उसको देखें। थोड़ा सा कंपटीशन लुक देता हूं, क्या क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन इस पर आते हैं। इसमें क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं इस फॉर्मूला से, जो ये फॉर्मूला है। इंडिया के कंपटीशंस में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले पे बेस। तो दिस शुड बी इन योर परमानेंट मेमोरी। इस फॉर्मूले को सदा याद भी रखना है और फिर वैल्यूओं को कैलकुलेट करना भी सीखें। कम से कम इसमें वैल्यूओं को देना शुरू करें। एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 4 और एल इक्वल टू 5। यहां तक आपको कम से कम ये वैल्यूज याद रखनी है। देखो यहां तक क्वेश्चंस लगातार आ चुके हैं, एल बराबर 3 तक तो काफी आ चुके हैं, तो 4 और 5 तक भी जाएं, जिससे क्या हो कि आपका क्वेश्चन पहले से ही तैयार हो जाए। यहां से आता है क्वेश्चन। तो एल बराबर 0 जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास आएगा पी नोट एक्स। पी नोट एक्स की वैल्यू क्या होगी, पी नोट एक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू को इस पूरे फॉर्मूले में क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। तो 1 अपॉन 2 की पावर 0 फैक्टोरियल 0 डी ओवर डी एक्स की पावर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0। तो जब भी हम किसी की पावर 0 लेते हैं तो वैल्यू 1 होती है। तो ये भी 1, ये भी 1, 2 की पावर 0 1 और फैक्टोरियल 0 भी 1। तो ये सारी वैल्यू कितनी दे देगी, वैल्यू 1। तो पी नोट एक्स अगर हमसे पूछता है तो आंसर मार्क करना होगा हमें 1। फिर जाए एल बराबर 1, तो क्या करें, एल बराबर 1 रख दें इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो ये हमें मिलेगा P1x इजकल टू 1 अपॉन 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 डी ओवर डी एक्स की पावर 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1। तो 1 अपॉन 2 तो यहां से मिला और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये 2x हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2x अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू x। P1x की वैल्यू को याद रखें, डेट इज इक्वल टू x। फिर चलते हैं P2x निकाल लें, L बराबर 2 के लिए P2x। तो यहां पे L की वैल्यू को इस पूरे फॉर्मूले में क्या करें, अब 2 रख दें। 1 अपॉन 2 स्क्वायर फैक्टोरियल 2 डी ओवर डी एक्स, 2 बार डी ओवर डी एक्स करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। एल को 2 रखा है पूरे एक्सप्रेशन में। तो ये वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, 1 अपॉन 8, 4 ये हुआ, 2 ये हुआ, नहीं आएगा अभी तो पूरा सॉल्व करके आएगा वो, सही है, आएगा वही रिजल्ट, हाफ इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो इसे सॉल्व कर लें, ये हमारा बनेगा x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 8 डी ओवर डी एक्स। एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, 4x क्यूब 1 का 0 माइनस 4x। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें
1/8 12x² -4, और 4 से इसको पूरा कॉमन निकालते हैं तो 4/8, और ये आ जाएगा हमारा 3x² -1, तो हाफ ये आ गया। तो यहाँ वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई? P0x की वैल्यू 1, P1x की वैल्यू कितनी? हाफ इंटू 3x² -1, P2x की, P1x है हमारा x। अब चले P3x पे। ये हमें निकाल लिए P4 और P5, यहाँ तक कैलकुलेट करनी है, तो इसे बढ़ाएं आगे। मैं इधर के पोर्शन को रब कर रहा हूं। उसके बाद क्या करें? P3x पे जाएं। P3x, अब L की वैल्यू को क्या रख दें इस पूरे एक्सप्रेशन में? 3, तो 1/2³ 3, और ये आ जाएगा हमारा dA/dx, 3 बार डिफ्रेंसिएशन, और वैल्यू क्या आएगी यहां से? x² -1⁵। अब ये वैल्यू निकाल लिए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है तीनों ही रिजल्ट। ये हमारा बच्चों कितना निकल गया? 1/8, और ये बताएं 6 d/dx इसकी पावर 3, और a - b की पावर क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो क्या बन जाएगा ये? या तो ऐसे कर लें इसे, x की पावर 4 + 1 - 2x², a - b का स्क्वायर करके खोल दें इसे दो पार्ट्स में लिख दें, एक बार स्क्वायर लिख दें और एक बार x² -1 लिख लें। तो ये x की पावर 4 + 1 - 2x² तो ये बन गया, और x² -1 ये बन गया। इसको सॉल्व करने चले, ये कितना बन गया? 1/48 d/dx, 2 कर दें। अब यहाँ एक बार इसे डिफ्रेंशिएट कर लें। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान के कर लें। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? x4 + 1 - 2x², और डिफ्रेंशिएशन किसका? x² -1 का, डेट इज 2x, माइनस प्लस आएगा प्लस x² -1, इसको ऐसा सच रख दें, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, 4x³ - 4x। देखें फिर से कर रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, 1/48 d/dx, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, हाँ जी, क्या ऐसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटू 2 प्लस 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन 4x³ - 4x, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2x 4x³ - 4x, और क्या करना है अब हमें? x² -1 का
नहीं, 2x हमने ले लिया इसका, अब क्या किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एस सच रखो, प्लस का करके प्लस लेना है ये, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4। फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत लंबा हो गया, तो 1/48 4, 2 को बाहर ले आए, चलो 2 को यहाँ ले लेंगे, 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 8x4 कर लें, तो 8x4 का मतलब 8 इंटू 4x क्यूब और 2x और 4x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, माइनस 8x स्क्वायर, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नहीं 16 आएगा, 16x। ऐसे यहाँ का कर ले, क्या आया यहाँ से, प्लस 2x, हाँ जी पहले से d/dx लिख लें ऐसे, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, 8x4 माइनस 8x स्क्वायर, क्या जी, और यहाँ क्या बनेगा, प्लस d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 12x4 माइनस 4 12x स्क्वायर माइनस 4। अब देख रहे होगे कितनी कैलकुलेशंस लेंदी है इसमें, इसको बताएं कितनी वैल्यू बनी, 1/48 4x क्यूब माइनस 4x 8 हो जाएगा, वे 2 के से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 32x क्यूब माइनस 16x प्लस 32x क्यूब माइनस 16x, और अब इसका करना प्लस, और 1/48 सारे पे है, ये भी याद रखना, कितना बना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये तो कर दिया ना हमने, अब ये रह गया प्लस 2x 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस अब देखो इसे सॉल्व करके, कब तक, अभी लास्ट है स्टेप इसका, बताओ कितनी वैल्यू मिली, 1/48। अब कोफिशिएंटों को देखना शुरू करो, हाँ जी, एक्स क्यूब के देखो कितने कोफिशिएंट बने, 32 तो ये बन रहे, 32 ये, और क्यों जी 8x क्यूब ये बन रहा, आना कितना है, P3x आएगा हाफ इंटू 5x क्यूब माइनस 3x, याद है या नहीं है याद, ये आनी है वैल्यू, देखो चेक करके जल्दी से, आ गई, आ गई या आवाज दी तुमने, आ गई, तो इसमें कोफिशिएंटों को मैं देख लेता हूं एक बार, चलो जब यहां तक आ गए हो, इतनी कैलकुलेशन की है तो देख लो एक बार, 1/48, हाँ जी बताओ इसके सारे कोफिशिएंट एक्स क्यू के कितने बने, क्यों जी 120 बन रहे हैं, 32 32 और 24 और 24 कितने बने, 120 एक्स क्यूब,
एक्स का भी बता दो। एक्स में बनेंगे 8 16 8 24 32, 16 दूनी 32 और 8 40, 40 और 8 48 और 24 72 बन रहे होंगे। देखना इतना ही बन रहा है। अब 24 इसमें से कॉमन निकाल दो, 24/48, हाँ जी 5x³ कितनी रिगरस मेहनत है, कुछ है नहीं कैलकुलेशन, लेकिन लेंदी है। तो मैं एक सलाह सदा से ही देता रहा हूँ बच्चों को, आप लोगों को भी दूंगा कि भले ही मैंने निकलवा दिया, लेकिन कोशिश ये करें कि इसे हम पेपर में अगर जरूरत पड़े तो निकालना ना पड़े, रिजल्ट को ही रिमेंबर रखें। नहीं तो समय काफ़ी लगता है। अगर तुम अब ये देखो P3X में इतनी कैलकुलेशन है, अगर P4 या P5 में जाओगे वो और भी बहुत लेंदी पड़ेगी। तो क्या करें, P4X और P5X के रिजल्ट ही याद कर लें डायरेक्ट। मैं दोनों ही रिजल्ट लिखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी मेमोरी में कितने सेट हैं, P4X और P5X। P4X लिखता हूँ पहले, ये हमारा 1/8 35 x⁴ माइनस 30x² + 3, और P5X जो होगा हमारा वो होगा 1/8 63 x⁵ माइनस 70x³ + 15x। एक बार ये दोनों चेक कर लेना जरूर, मुझे उम्मीद है कि ये सही मैंने लिखे होंगे। बहुत थोक के भाव पूछे जाते हैं ये, इन पे क्वेश्चंस P0x की वैल्यू, P1 की x की वैल्यू, P2x की वैल्यू, P3x की वैल्यू, P4 यहाँ तक तो पूछी गई है ये लगातार, P0 P1 P2 P3 तक, लेकिन P4 P5 तक भी मैंने बता दिए हैं। इन वैल्यूओं को याद रखें और ये कोशिश करें कि जब पेपर में जाएं कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इनको एक बार रिवाइज भी करके जाएं, क्योंकि इनमें अगर आपको थोड़ा सा समय हो जाएगा याद किए हुए तो आपको तभी दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी। तो काफ़ी लेंदी मैथमेटिक्स था, लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, लेकिन लीजेंडर पॉलिनोमियल कैसे हम इसमें यूज करके सॉल्यूशन ले रहे हैं वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था सॉल्यूशन, और साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि ये वैल्यूज हमने वैल्यूज जो किए हैं, ऐसा नहीं है P4 P5 आप कैलकुलेट करेंगे ये भी नहीं आएंगी, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। जो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती हैं उनके सदा रिजल्ट्स जो है वो हमें सदा मेमोराइज करके रखने चाहिए, जिससे पेपर में हमारा समय कम लगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंटेंट था लाप्लास इक्वेशन सॉल्यूशन का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वो आपकी समझ आया होगा और आप इसमें क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।